सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम कांग्रेस के पूर्व के संस्थाओं में चल रहे थे और इस कड़ी में हम लगातार पिछले 10 दिनों से कई टेस्ट सीरीज को देख चुके हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप सभी को कल मैंने मेंस के संबंधित 2 क्वेश्चन लिखने को दिए, जिसके रिगार्डिंग कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर भी लिखा। एक प्रश्न का उत्तर लिखा, दूसरे प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं लिखा। ध्यान रखना है कि जो कल का क्वेश्चन आपको दिया गया था वो बीपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 प्रश्न मैंने आप सभी को दिए थे। उस पर एक बार 2 मिनट की चर्चा के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे और हम कांग्रेस की स्थापना में चलेंगे। मैं 2 टूक उस पर बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और आज के टॉपिक को देखेंगे। इस पर चर्चा किसी और क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार थी। देखिए, एक चीज सभी को बता देता हूं कि मेंस एक ऐसी प्रविधि है जिसमें किसी अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। जब आप मेंस को लिखते हैं तो यह देखा जाता है कि आप में क्रिएटिविटी कितनी है। तो जो मैंने आपकी कॉपियां देखी उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने एक आध अशुद्धियां लिखी थी, उसे यदि इग्नोर भी कर दिया जाए तो अभ्यर्थियों ने क्या किया, जितनी बातें पढ़ाई उस सबको हूबहू कॉपी कर दिया। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो भारत का राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके उदय में ब्रिटिश नीतियां कहाँ तक जिम्मेदार थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी प्रश्न के विषय में पूछा जाए किस हद तक जिम्मेदार थी, कहाँ तक जिम्मेदार थी, तो वो ये कहना चाहता है कि आप उसके इतर भी पक्ष लिखिए, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के इतर किसी ने कोई भी पक्ष नहीं लिखा, ताकि ये पता चले कि ब्रिटिश नीतियों का परसेंटाइल राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में पूरा पूरा था या कम था, ये पता नहीं चलता है। आपके उत्तर से ये पता चला कि पूरा का पूरा ब्रिटिश नीतियों का ही परिणाम था। कुछ और भी पक्ष आपको लिखने चाहिए थे। एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि जो टॉप करता है सिविल सेवा की परीक्षा में, वो कई आयाम में उत्तर को लिखता है, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है जो किसी ने नहीं किया, आपकी प्रेजेंटेशन की कला आई अट्रैक्टिव नहीं रही, यानी आंखों को खींचने वाली नहीं रही। जैसे थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है, उत्तर ही लिखा तो हेडलाइन को थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर दिया, तो कुछ अट्रैक्टिव कैलीग्राफी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप देखिएगा कि 2 तरह की पुस्तकें आपके पास हों, एक पुस्तक ऐसी हो जिसमें लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी हुई हैं और एक पुस्तक में कुछ नोट्स बनाकर लिखी हुई चीज़ें हैं। हेडलाइन जो दिया हुआ है वो सेंटर में दिया हुआ है। कभी आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की कॉपी देखिएगा कैसे लिखते हैं, तो उससे आपको प्रेजेंटेशन स्किल का ज्ञान होगा, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। कभी आपको बोर्ड पर चलाकर दिखाएंगे पूरा कि किस तरह से एक वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यदि आप 2 चीज़ करते तो आप और अच्छा नंबर ला सकते थे। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं के मुकाबला करने हेतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं का उल्लेख कीजिए। यानी समाज में जो स्त्री पुरुष के बीच अंतर है, ठीक है, भेदभाव है, इस भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस लेवल पर चिंतित है, किस हद तक चिंतित है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। आप चाहते तो लिख सकते थे, तो आपने इस पर उत्तर ही नहीं लिखा। थोड़ा प्रयास करना चाहिए था, खोज कर लिखने की कोशिश करनी चाहिए थी, और समय समय पर मैं आप तक ये भेजता रहूंगा। एक बात का सदैव ध्यान रखना है। खैर, बहुत अच्छा लिखा आपने। पहली बार में जब कोई लिखता है तो इतना भी नहीं लिखता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कई कई लाख की फी ली जाती है, वहाँ बच्चे उससे कुछ लिख देते हैं, अपना नाम पता लिख के दे देते हैं, और जो चेकर होते हैं उनको अच्छा नंबर भी देते हैं। वहाँ पर अच्छा नंबर इसलिए दे देते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहे। लेकिन मैंने जो आपको नंबर दिया है वो उतना ही नंबर आपको मैंने दिया है जितना नंबर एक्चुअल में आपको बीपीएससी देती इस लेखन पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नंबर बीडीओ के रैंक में आ सकता है या एसडीएम के रैंक में भी नहीं जा सकता। इसमें जैसे 13 किसी का आया, उसको 18 में जाना चाहिए, 20 में, 17 में जाना चाहिए। और यहाँ से 4 नंबर की जो यात्रा है वो बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। उसको आप रट कर अथवा याद करके नहीं लिख सकते, संज्ञान बोध के आधार पर लिख सकते हैं। आप कुछ पक्ष ऐसे सोचकर जरूर लिखते हो उसमें जो ब्रिटिश के अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, ताकि पता चलता कि ब्रिटिश 100% जिम्मेदार नहीं था। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसका। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में जातिवाद किस हद तक मतलब बेहतर है, अच्छा है, या जातिवाद पर टिप्पणी कीजिए। मैक्सिमम अभ्यर्थी क्या करेंगे, लिख देंगे कि जातिवाद बहुत बुरा है, वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई, उस समय में जाति प्रथा नहीं थी, कर्मों के आधार पर थी, बाद में वर्ण के आधार पर हो गई, और तब से लेकर आज तक निम्न जाति का बहुत शोषण हुआ, सरकार ने इसके लिए इतने प्रयास किए। अम्बेडकर की चर्चा कर देगा, बौद्ध और जैन की चर्चा कर देगा, सारा उसकी बुराई ही लिख देगा।
तो उसको अच्छा नंबर नहीं आएगा, जबकि ये सब सच है, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आएगा। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको एक दो खूबियां भी तो गिनानी पड़ेंगी। तो आप कोई बताइए कि जातिवाद की क्या क्या खूबियां हो सकती हैं? बुराई तो सब लिख देंगे 3-4 पन्ना, लेकिन खूबियां क्या क्या हो सकती है, कौन बताएंगे? ये जातिवाद बढ़िया भी है, कोई भी। जल्दी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आगे। आज एक बड़ा टॉपिक लेकर हम आए हैं, माने विपक्ष को भी थोड़ा मजबूत रखिए। किसी चीज के बारे में जब लिखिए तो उसके विपरीत भी कुछ पॉइंट सोच के रखिए, एक दो पॉइंट ही सही। आप लिख सकते हैं कि जातिवाद कुछ हद तक अच्छा भी था, क्योंकि इसने क्या किया, तो जो कलाएं थी, कौशल था, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखने का भी कार्य किया। जैसे कुम्हार का बेटा यदि कुम्हार बनता है और उसका बेटा भी कुम्हार बनता है, तो पिता और दादाओं के जो कौशल हैं वो उस बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, उसे किसी विश्वविद्यालय को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसलिए कुछ हद तक बढ़िया भी था। कुछ हद तक इसलिए भी बढ़िया था कि एक निश्चित व्यवसाय में दूसरे वर्ण का हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए, जो देखिएगा अलग अलग व्यवसाय के लोग होते हैं, जैसे एक कुम्हार की मैंने चर्चा की, कोई दर्जी है और उसका पुश्तैनी सब दर्जी ही है, तो उसके व्यवसाय में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? सामाजिक कंपटीशन से मुक्ति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। तो आप दूसरे पक्ष को सदैव तैयार रखिए। यदि दूसरा पक्ष आपका स्ट्रांग है तो आप टॉप कर जाइएगा। मेरी बात आ रही है समझ में, मैं जो कहना चाहता हूं? तो हर चीज के पीछे दो पक्ष होते हैं। जब भी आपसे कभी पूछे विज्ञान की अच्छाइयां गिनाइए या विज्ञान पर टिप्पणी कीजिए, तो ध्यान रखिएगा अच्छाइयां ज्यादा गिना दीजिए, 20% बुराइयां भी जरूर गिना दीजिए, दूसरा पक्ष दिखा दीजिए उसका। इससे दिखता है कि आपकी न्यूट्रलिटी कितनी है। वरना क्या लगेगा पता है? सिविल सेवा में एक बड़ा मजबूत कंसेप्ट है निष्पक्षता का। सिविल सेवक वही बन सकता है जो निष्पक्ष होगा। यदि पूरा का पूरा ब्रिटिश का आलोचना कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आप क्या हैं, पाश्चात्य संस्कृतिवादी हैं, आपको भारतीय संस्कृति में उतनी रुचि नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। तो 22 दोनों में निष्पक्षता को लेकर चलिए, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, दोनों को लेकर चलिए, एक तरफ 22 नहीं होना है। तो आगे जब भी दिया जाएगा तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आपका लेख बढ़िया रहेगा। वैसे आप लोगों ने लिखा अच्छा था, कई अभ्यर्थियों ने काफी शुद्ध लिखा, बहुत कम अशुद्धियां मुझे देखने को मिली। और प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में एक क्लास देके बता देंगे कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को। जैसे गोला बनाकर, डायग्राम बनाकर दिखा दिया तो चीजें और अच्छी हो जाती हैं। मैं आगे चलूंगा। आज का टॉपिक लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए, स्वतंत्रता संग्राम का उदारवादी चरण। स्वतंत्रता संग्राम का उदारवादी चरण एवं भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह आज का अध्याय है। इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब ध्यान देंगे, कांग्रेस के इतिहास को जानने से पहले हमने इस देश में कई संस्थाओं का अध्ययन किया। पिछले क्लास में हमने देखा कि कांग्रेस के पूर्व देश में कई तरह की संस्थाओं का अभ्युदय हुआ। आप इस कड़ी में 1857 की क्रांति को एक माइलस्टोन मान सकते हैं, जहां से प्रबल राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखेंगे कि 1857 से लेकर 1875 के दक्षिण भारत के कृषक विद्रोह तक इतने आंदोलन हुए, जिसने यह साबित करके रख दिया था कि इस देश को एक ऐसे नेशनल लेवल के संस्था की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से इस पर बात कर सके, देश के हितों की बात कर सके। क्योंकि एक बात स्पष्ट हो गया था एक लंबे 100 साल के शासन के बाद, या 100 साल से अधिक के शासन के बाद, कि ब्रिटिश सरकार से कोई एक व्यक्ति या छोटा यूनियन बात करेगा तो उसकी बात भी नहीं सुनेगी। और ऐसे कई संगठनों को हमने पढ़ा, अलग अलग पंथ में, संप्रदाय में, क्षेत्र में कई संगठन उत्पन्न हुए जो सरकार को अपना डिमांड मनवाने की कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हुए। तो इस कड़ी में एक कांग्रेस की अवधारणा अमेरिका से आई। कांग्रेस का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, ठीक है। एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे एओ ह्यूम, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इस संस्था की स्थापना की।
इसकी स्थापना शुरू में बम्बई में होनी थी, लेकिन बाद में पूना में हुई। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर प्लेग वगैरह फैलने की संभावना थी। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलकर हम देखते हैं इस संस्था में, जब यह संस्था बनी तो इस संस्था का घोर विरोध हुआ। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सेफ्टी वॉल्व है, मतलब जनता में जो ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष है उसको कम करने का काम करेगी। कुछ लोगों ने इसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा। तड़ित चालक समझते हैं ना, जैसे मंदिरों पर त्रिशूल होता है तो उसका एक हिस्सा जमीन में लगा हुआ होता है कि जब भी वज्र गिरता है तो क्या होता है, उसमें करंट जाता है और सीधे जमीन तक पहुंच जाता है, मंदिर को क्षति नहीं होती है। तो ये माना गया कि जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनता पर प्रहार हो रहा है वो प्रहार को यह कम करने के लिए बना है। तो विरोध में कई सिद्धांत दिए गए, कुछ सिद्धांत पक्ष में भी दिए गए। लेकिन फिर मैं अंत में वही कहता हूं कि कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं होती है, लेकिन हर संस्था का अपना कुछ निश्चित गोल होता है, उद्देश्य होता है, और संस्था उद्देश्य कुछ हद तक पूरा भी करती है। कांग्रेस ने बहुत हद तक अपना उद्देश्य पूरा किया काफी विरोधों के बाद। तो आज हम एक एक तथ्य को क्रमवार रूप से देखेंगे, उपलब्धियों को देखेंगे, असफलताओं को भी देखेंगे, और देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस बात की महत्ता रही। वैसे 57 अधिवेशन हो चुके हैं, उतना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो 10-15 मुख्य अधिवेशन है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको हम जरूर देखने का प्रयास करेंगे। शेष अधिवेशन ग्रुप में भेज देंगे, आप समय के साथ उसको लिख लेंगे। तो शुरुआत किया जाए। लिखिए पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 चरणों में विभाजित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 चरणों में विभाजित थी। 3 चरणों में विभाजित थी। एक पॉइंट में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। पहले पुणे में बैठक होना था, वहां प्लेग फैल गया था तो मुंबई आ गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वो जगह है, आज भी है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन 3 चरणों में विभाजित थी। 3 चरणों में विभाजित थी। अब इसको हम ऐसे डायग्राम के साथ बांट देंगे। बीच में लिखेंगे कांग्रेस और इसका 3 पार्ट्स कर देंगे। सबसे पहला हो जाएगा उदारवादी चरण, 1885 से लेकर 1905 तक, यानी स्थापना से लेकर बंगाल के विभाजन तक, इसको नहीं भूलना है। उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 तक। अगला लिखिए उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण बंगाल के विभाजन से लेकर चंपारण तक, 1917 तक, यानी गांधी के आने तक। ठीक है। और तीसरा लिख देंगे गांधी युग, चंपारण यानी 1917 से लेकर आजादी 1947 तक। इस 3 उपखंड में बांटकर हम कांग्रेस का अध्ययन कर सकते हैं, और यह आधुनिक भारत का अंतिम खंड है। उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग। गांधी युग, ठीक है। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, उदारवादी मतलब प्रार्थना पर आधारित, उदारता पर आधारित, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। और उदारवादी 4P के सिद्धांत पर कार्य करता था, जबकि उग्रवादी क्या था, उत्तेजक विचारधारा का था, क्रांतिकारी विचारधारा का था। और उसके बाद जब गांधी का पदार्पण होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि गांधी ने अलग तरह के ही सत्य और अहिंसा पर आधारित सिद्धांत दिए, जो वैश्विक सिद्धांत थे। और गांधी के सिद्धांत को आज भी पूरी दुनिया में आदर्श के तौर पर लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम, हेडिंग में लिखेंगे उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, ठीक है। अब जैसे आपने अभी देखा कि 1857 से लेकर 75 के बीच इतने विद्रोह और संघर्ष हुए, जिसका अंतिम परिणाम कांग्रेस था। 57 को उल्टा देंगे तो 75 बनेगा, याद रखिएगा ऐसे। 75 में दक्षिण भारत में
कृषक विद्रोह हुआ था। तो 57 के रिवॉल्ट से लेकर और दक्षिण भारत के कृषक विद्रोह तक के बीच का जो परिणाम निकला वो कांग्रेस निकला। तो इसको ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में, उदारवादी चरण में लिखिए, इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उपलब्धि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, स्थापना थी। स्थापना थी जिसका पूर्व नाम इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। हिंदी में भी लिख दीजिए, अंग्रेजी में भी लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तैयारी ठीक रखिएगा। तो अभी एएसओ की भर्ती आ रही है और एएसओ का सिलेबस मैंने देखा है, बहुत शानदार पैटर्न है। जिसकी तैयारी ठीक है उसके पास एसएससी के सीजीएल के लेवल का जॉब पाने का अवसर है। थोड़ा यत्न दिखा दिया जाए तो लेवल 7 के अधिकारी बीपीएससी में जाकर बन सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस देखा तो उसके प्रीलिम्स में 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, 50 नंबर में मैथ और साइंस है, 50 नंबर का रीजनिंग है और 50 नंबर का जीएस है। ठीक है, मैथ साइंस और रीजनिंग में तो लोग अच्छा कर लेंगे जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जीएस में जिनकी तैयारी लंबे समय से बनी हुई है वही टॉप करेंगे जाकर और उन्हीं का रिजल्ट भी आता है। और इसी तरह का पैटर्न मेंस में है, केवल 100 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें 30 नंबर लाना है। इसको ध्यान रखिएगा, इतनी सी बात है। 2 परीक्षाएं दीजिए और बिहार सीजीएल से बढ़िया नौकरी है, तो इसके लिए आप तैयारी करें, प्रैक्टिस में बने रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित, नीचे 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 1885 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी जो इंडियन नेशनल यूनियन था इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसने सुझाव दिया था, कौन बताएंगे? वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। इस बात को लिख दीजिए, लिखिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कांग्रेस स्थापना हेतु सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना हेतु सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाना था। कांग्रेस स्थापना हेतु सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाना था। पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसका आयोजन प्लेग किससे फैलता है, किस जीव से फैलता है? चूहा से फैलता है। नहीं याद हो तो इसको भी लिख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है बायोलॉजी में, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्लेग चूहा से फैलता है, कहीं लिख लेंगे। प्लेग फैल जाने के कारण, ठीक है, इसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 को 85 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय बंबई, बंबई में किया गया। बंबई में किया गया, जिसमें जिसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, ये 72 की संख्या भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूछा गया है। इन सभी बातों को स्मरण में रखते हुए चलेंगे। आप सभी को पता ही है कि इसकी स्थापना ऑक्टेवियन एलन ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? वेरी गुड, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो नीचे आप दो बातें लिख देंगे, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सचिव ए.ओ. ह्यूम। दोनों का नाम हर हाल में याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी थे ए.ओ. ह्यूम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, सबसे ऊपर देखिए, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। एक असैनिक सेवक थे। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन नोट में ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक, ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक
एक पक्षी वैज्ञानिक, रिटायर्ड सिविल सेवक, रिटायर्ड सिविल आईसीएस या सिविल सेवक, और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से विख्यात है। हर्मिट माने सन्यासी होता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से विख्यात है। तीन बातें ध्यान रखना है। एक तो रिटायर्ड आईसीएस थे, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। दूसरा पक्षी वैज्ञानिक थे। और तीसरा क्या थे? हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला के सन्यासी के रूप में जानते हैं। और ये उपाधि इनके स्वभाव के कारण दी गई है इन्हें, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी मूल बातें कांग्रेस की स्थापना के संबंध में। अब जब भी किसी महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत होती है तो उस समय जो मुख्य शासन के पदों पर व्यक्ति होते हैं उनके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। आप जानते हैं कि 1858 में कैनिंग की घोषणा के बाद भारत में वायसराय की शुरुआत हो गई थी और कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो पूछेगा कि इस समय जब कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, इस टाइम में भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। वेरी गुड, लिख दीजिए। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ध्यान रखेंगे कांग्रेस के संबंध में जो दो सिद्धांत हैं, सेफ्टी वॉल्व और त्वरित चालक का सिद्धांत, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक वर्ग था इस देश में जो मानता था कि ये कोई भारतीय जनता के उपकार के लिए यह पार्टी नहीं बनी है। जैसे आज देखिएगा बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का अभ्युदय हुआ है, जन स्वराज की पार्टी। तो जन स्वराज की पार्टी के संदर्भ में लोगों के अलग अलग मत हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक वर्ग ऐसा भी है जो सत्ता पक्ष का वर्ग है, जिसके पास वर्तमान में शासन है। आप अखबार को जरूर देखिए, पॉलिटिकल व्यू से यदि आप न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो आपको देश और दुनिया की राजनीतिक स्थितियों का पता चलेगा। तो वो कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये आईपैक कंपनी के जो इम्प्लॉयज़ हैं उसी को क्या किया है, हर जगह फैला दिया है और अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहता है। इसका भी उद्देश्य वही है जो हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो एक पक्ष उसका सदैव विरोध करता है। और कांग्रेस के संदर्भ में कहा गया था कि यह सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भारतीय जनता में असंतोष है उस असंतोष को ढकने का कार्य कर रहा है, बिचौलिए का कार्य कर रहा है। ठीक है, कहीं पर त्वरित चालक का भी सिद्धांत पढ़ने को मिलता है कि त्वरित चालक समझ रहे होंगे कि जब वज्र गिरता है यानी जनता पर प्रहार होता है तो उसको यह क्या करता है, बीच रास्ते से हटा देता है और सरकार की छवि को बेहतर बनाने का कार्य करता है। आजकल भारत में देखिएगा कि शासन के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी आरोप है आज के भारत में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमारी जो मीडिया की रैंकिंग है वो वैश्विक स्तर पर गिरी है। इस तथ्य को भी ध्यान रखना है। तो यदि अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि सिद्ध करें कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत गलत था, तो क्या कहिएगा, कैसे सिद्ध कीजिएगा जो गलत था? कौन बताएगा? फिर छा गई चुप्पी। कोई तो बताए। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखा के एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि एनसीईआरटी को टच में रखेंगे तो आपकी क्षमता निसंदेह अच्छी होगी, मैं शुरू से कहता हूँ। और ये उम्र है, अधिकारी बन सकते हैं थोड़ा प्रयास करने से। एनसीईआरटी को टच दीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है। कौन बता सकता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं? जल्दी, मैं 1 मिनट का समय देता हूं।
तेजी में बताएंगे। कोई नहीं। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? यदि ऐसे प्रश्न पूछ दें तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? किस किताब में मिलेगा? इसका उत्तर तो ऐसे नहीं मिलेगा, ये अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। देखिए इसका उत्तर क्या है। यदि आप एनसीईआरटी को ठीक से थोड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम में वायसराय डफरिन थे, ये सबको ज्ञात है। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष वीएमएस चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है। उस समय में जब सरकारी दस्तावेजों को देखते हैं, उस दस्तावेज के विषय में एनसीईआरटी में बकायदा उसकी फोटो भी दी गई है कि जब दस्तावेज को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि जो लॉर्ड डफरिन के आदेश थे उसे एओ ह्यूम नहीं मानते थे, और एओ ह्यूम और डफरिन के बीच जो आंकड़ा था वो उल्टा चल रहा था, मतलब अपोजिट चल रहा था, संबंध विपरीत चल रहा था। और इससे साबित होता है, चूंकि एक लाइन और भी लिखी है, बाद में डफरिन का रवैया कांग्रेस के प्रति असहिष्णु हो गया था, विरोधी हो गया था। इन तथ्यों से पता चलता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जिसने भी दिया उसने जल्दबाजी में दे दिया था। बाद में यह साबित हो गया यह कांग्रेस सरकार के लिए काम नहीं कर रही है, जनता के लिए कांग्रेस काम कर रही थी। ये इससे स्पष्ट हो जाता है। इस पॉइंट को सभी ध्यान में रखेंगे। किससे? सरकारी दस्तावेजों से और डफरिन के असहिष्णु व्यवहार से यह साबित हो जाता है कि ह्यूम और डफरिन के संबंध अच्छे नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखे थे अभी लास्ट में हम देखिए एक बार। ये पॉइंट लिख लिया आप सभी ने? इसको लिख दीजिए। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने कहा। इससे पता चलता है। आपके सामने भी था उत्तर, लेकिन आपने बताया नहीं, ध्यान नहीं गया होगा। अल्पसंख्यक, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने कहा। लॉर्ड डफरिन ने कहा। डफरिन ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर, MIRROR, कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर इंडियन मिरर ने कांग्रेस को प्रथम राष्ट्रीय सभा की उपमा दी। प्रथम राष्ट्रीय सभा की उपमा दी। उपमा दी, ध्यान रखेंगे। अब जिन लोगों ने कांग्रेस को जो उपाधि दी समय समय के साथ, इसका छूट गया है। लिख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए। लिखिए। कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर ने कांग्रेस को प्रथम राष्ट्रीय सभा की उपमा दी, उपाधि, टैग। ठीक है। अब जिन लोगों ने कांग्रेस को जो जो उपाधियां दी समय समय के साथ, उस सभी उपाधियों को एक साथ लिख लीजिए। कोई ना कोई उपाधि किसी न किसी परीक्षा में आता रहता है, हमारी भिड़ंत उससे होती रहती है। इसको याद रख लेंगे तो हित में रहेगा। हेडिंग बनाकर लिख लीजिए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत, कांग्रेस के स्थापना से संबंधित सिद्धांत एवं जन प्रतिक्रिया। कांग्रेस के स्थापना से संबंधित सिद्धांत एवं जन प्रतिक्रिया। ठीक है। पहला लिखिए, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत।
सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह। देखिए, लाला लाजपत राय ने अपने पुस्तक यंग इंडिया में इसकी चर्चा की है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसकी चर्चा की है, इसकी चर्चा की है। हाँ हाँ, कहा जाए। क्या है यंग इंडिया का? यंग इंडिया में की है, ठीक है, यंग इंडिया में की है, यंग इंडिया में की है, लिख दिया। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि इस सिद्धांत को रद्द कैसे किया गया। तो सरकारी दस्तावेज से डफरीन के विचारों से पता चलता है यह सिद्धांत जो उन्होंने दिया था लाजपत राय ने, यह गलत था। इसको आप मौखिक रूप से याद रख लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा, देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। त्वरित चालक का सिद्धांत दिया। त्वरित चालक का सिद्धांत दिया, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध हुआ। लिखिए, डफरीन, लॉर्ड डफरीन, तीर का चिन्ह, लॉर्ड डफरीन, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह। लिखिए, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के आसपास दिया था यह सिद्धांत। लॉर्ड कर्जन, तीर का चिन्ह। देखिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। लड़खड़ाते हुए जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, अरविंद घोष, अरविंद घोष, इसमें लिख दीजिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, और सबसे कमाल का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, महात्मा गांधी, और डबल टिक कर देंगे।
उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भंग करके और देश का जो लीडिंग है वह युवाओं के हाथ में देना चाहिए, नेतृत्व। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी में लिख दीजिए, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा, कौन बताएंगे? लिख दीजिए, यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से कांग्रेस की व्याख्या की, जिसको जो सही लगा उसने किया, लेकिन कांग्रेस रुकी नहीं। कांग्रेस अपने पथ पर आगे बढ़ती गई, इसके अधिवेशन होते गए, योग्य से योग्यतम लोगों को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया। और देखिएगा कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है, उस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस क्या है, परिवारवाद पर टिक गई है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि नेहरू के बाद गांधी परिवार उसी में, या नेहरू परिवार ही इन्वॉल्व है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे भाजपा कर रही है आज, कि किसी भी क्षेत्र से हो, संप्रदाय से हो, यदि नेशनल लेवल पर राजनीति को लीड करने की योग्यता रखता है तो उसे कांग्रेस अपने अधिवेशन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य पदों पर रखती थी। लेकिन आज ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पाने के कारण क्या है? नहीं हो पाने के कारण आप देखिएगा कि आज कांग्रेस का पतन हो रहा है। कांग्रेस यदि इस तथ्य को आज भी समझ ले तो कांग्रेस एक अच्छी पार्टी के रूप में फिर से सामने आ सकती है। आगे चलेंगे, नोट में लिख लीजिए, लिखिए लंदन के विलियम डिग्बी ने, लंदन के विलियम डिग्बी ने विलियम डिग्बी ने इंडिया कमेटी की स्थापना की। इंडिया कमेटी की स्थापना की एवं इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। एवं इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये थी मुख्य बातें। अब इसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो प्रतिवर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, जिसमें आगे की जो रणनीति है उस रणनीति को तय किया जाता था कि सरकार से क्या मांग करना है, जनता को क्या दिखाना है, जनता का विश्वास कैसे जीतना है। और एक राष्ट्रीय पार्टी का जो धर्म होता है उसे निभाने में कांग्रेस लग गई। तो है तो 57 अधिवेशन, लेकिन समय समय पर जो मुख्य अधिवेशन रहे उसके बारे में आप अभी लिख लीजिए। देखिए, हेडिंग बनाकर लिख लीजिए, कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन। कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन। कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन। अधिवेशन कॉपी के सबसे टॉप पर यदि जगह हो तो एक पॉइंट पहले लिख देंगे। लिखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख अपने लेख अपने लेख इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया,
अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की। धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की एवं इस श्रृंखला की चरम परिणति के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस श्रृंखला के चरम परिणति के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, पहली बार नौरोजी ने कहा यह चीज कि भारत से किस मात्रा में जो धन है वो विदेशों में जा रहा है, यदि उसे रोका जाए तो देश का विकास हो सकता है। इस पर पहली बार नौरोजी ने बात की, कैलकुलेशन करके दिखाया, और इसी की परिणति क्या है? कांग्रेस है। मूल बातों में आ जाते हैं। हम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हैं। आप 4 कॉलम बना लीजिए, इसमें 3 कॉलम छोटे होंगे और लास्ट कॉलम बड़ा होगा। पहला में लिखिए फर्स्ट कॉलम में अधिवेशन, दूसरे में स्थान, तीसरे में अध्यक्ष और चौथे में विशेषता। हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ पहला, वो 1885 में हुआ था। तो पहले कॉलम में लिखिए फर्स्ट 1885, ब्रैकेट में लिख देंगे एक साथ। अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। पहला कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। तो स्थान में लिखेंगे बंबई। ठीक है। अध्यक्ष में लिखिए WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी। अब विशेषता क्या रही? तो 2-3 विशेषता रही इसकी। सबसे पहली विशेषता रही कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो विशेषता वाले कॉलम में थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में लिखिए, ज्यादा बातें लिखनी है। देखिए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और एक और पॉइंट था इसमें, सिविल सेवा की परीक्षा भारत में लिए जाने की मांग की। सिविल सेवा की परीक्षा भारत में लिए जाने की मांग की। सिविल सेवा की परीक्षा भारत में लिए जाने की मांग की। 3 बातें हुई, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3 बातें यदि याद रह जाए तो काफी है। अब लिखिए सेकंड, दूसरा 1886, सेकंड 1886, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। स्थल में कलकत्ता, अध्यक्ष में दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता थी? इसमें पहला लिख दीजिए 436 प्रतिनिधि, जिसमें 33 मुसलमान थे। 436 प्रतिनिधि जिसमें 33 मुसलमान थे।
यह विशेषताओं से भरा हुआ है दूसरा। ठीक है, अब देखिए मुसलमान इस देश में क्या है, माइनॉरिटी है। तो जब भी महिला के क्षेत्र से, माइनॉरिटी के क्षेत्र से कोई आ जाए तो वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें आप लोग बताएंगे, इसमें एक और माइनॉरिटी का कोई दूसरा पॉइंट बनता है, वो क्या है? अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके बताइए, इसमें और माइनॉरिटी का क्या पॉइंट बन रहा है? एक और कहाँ है महिला इसमें? इसमें जो अध्यक्ष हैं वही माइनॉरिटी समाज से हैं, पारसी धर्म से हैं। दादा भाई नौरोजी बताए थे कि नहीं, नौरोजी पारसी हैं। तो इसमें दूसरी विशेषता लिखिए, नौरोजी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष थे जो 3 बार अध्यक्ष बने। नौरोजी तीन नौरोजी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष थे जो 3 बार अध्यक्ष बने, 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है, कब कब बने ये भी लिख लीजिए, पूछेगा। आजकल परीक्षा का कोई ठीक नहीं है, किसी भी लेवल तक चला जाता है। तो उसमें लिख दीजिए 1886 जो अभी लिखे हैं कलकत्ता, एक तो यही हो गया। 1893 लाहौर, लाहौर। और 1906 कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, जगह बचा है कि नहीं विशेषता में? एक लाइन और लिख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है संविधान में, याद रखते हुए चलिए, उस टाइम में पूछेंगे। तो उसमें कोई मुझे बताएंगे कि अनुच्छेद 50 में क्या है? 49 में क्या है? 50 में क्या है? 51 में क्या है? 50 में क्या है? 49 में क्या है? ये 49 में है। 50 में क्या है? वेरी गुड। 49 में है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण सरकार करेगी। 50 में है जुडिशियरी को एक्सिक्यूटिव से अलग कर दिया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ध्यान रखिएगा, वो जो 50 में है अनुच्छेद में लिखा हुआ तथ्य, उस तथ्य की मांग यहीं पर की गई थी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कार्यपालिका को पहले समझ लीजिए। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में देखिएगा उसी का एक छोटा सा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी भी है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जज का पावर दिया गया था, वो न्याय भी कर सकता था। लेकिन आजकल जज अलग होते हैं और जिलाधिकारी अलग होता है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है और सरकार के मुख्य अंग में चली गई है। तो ये जो मांग की गई कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करिए, ये इसीलिए की गई क्योंकि अंग्रेज जनता पर बड़ा अत्याचार करते थे। एक ही आदमी जज भी था, कलेक्टर भी था, मन हुआ तो जो दंड चाहा वो दे दिया किसी को। ठीक है, हत्या करवा दी किसी की जबरदस्ती, प्राण दंड दे दिया उसको छोटे से अपराध पर। हाँ बताइए, क्या हुआ कार्यपालिका? दोबारा बताइए। अब मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। एक बिस्किट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, 1 मिनट। तो छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े से अलग कर दिया कि बड़े टुकड़े को छोटे से अलग कर दिया? क्या सही होगा? मुझे दिखता है कि छोटे से बड़े को अलग कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब अलग होता है तो दोनों अलग होता है। ठीक है, वैसा नहीं कि न्यायपालिका से अलग हो, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, पहले एक साथ थे। ठीक है, यह एक आधारहीन प्रश्न हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान से भी भारत को अलग कर दिया गया। सेम मतलब है दोनों का। ठीक है, तो तीसरा लिख दीजिए, उसमें लिखिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग, पृथक करने की मांग।
पृथक करने की मांग। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक चीज, ऐसा क्यों किया जाता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है कि एक आदमी के पास कम पावर रहेगा तो अत्याचार कम कर पाएगा। पहले एक ही आदमी जो जिलाधिकारी था उसके पास इतने ज्यादा पावर थे कि वो अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझता था, उसको डिवाइड कर दिया गया। और एक जो इसमें और बात है वो ये है कि डफरीन को रात्रि भोजन पर बुलाया गया, रात्रि भोज पर, इसको भी लिख दीजिए, डफरीन को रात्रि भोज पर बुलाया गया, डफरीन को रात्रि भोज पर बुलाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। यहीं पर डफरीन नहीं आया, जब डफरीन नहीं आया तो सिद्ध हो गया कि सेफ्टी वॉल्व गलत था। ठीक है, इसी से पता चलता है। उसको निमंत्रण मिला लेकिन वो समर्थन में नहीं था कांग्रेस के, ह्यूम से भी असहिष्णु व्यवहार रखता था। अब लिखिए तीसरा, थर्ड, 1887 मद्रास, 1887 मद्रास, मद्रास। अध्यक्ष में लिखिए बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग बताएंगे क्या क्या विशेषता रही इसकी, देखकर बताइए, दिख रहा है इसमें विशेषता? सबसे पहले अध्यक्ष मुस्लिम बने बदरुद्दीन, नाम से स्पष्ट है। तो लिखिए फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी ने, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी ने, तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया, कांग्रेसी बनो का नारा दिया, नारा दिया। दो बातें यहां और भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम पॉइंट वाइज वहीं लिख देंगे विशेषता में। शस्त्र अधिनियम में संशोधन, शस्त्र अधिनियम में संशोधन। क्या नियम बना था कि भारतीय कोई हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सैनिकों को हथियार खाने का इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। 57 की क्रांति के बाद ये सब बातें सामने आई थी, तो इस सब में संशोधन किया गया, शस्त्र अधिनियम में संशोधन। और तीसरा लिख सकते हैं सैन्य अधिकारियों हेतु सैनिक कॉलेज की स्थापना, सैन्य अधिकारियों हेतु सैनिक कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तीन बातें हुई, तीन अधिवेशन हो गए। अब लिखिए चौथा अधिवेशन, फोर्थ, 1888 इलाहाबाद, इलाहाबाद। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। अब नाम से ही क्या स्पष्ट है कि ये यूरोपियन अधिकारी थे। ठीक है, इसकी विशेषता में सबसे पहले लिखिए फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष थे, फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए यहां जब यूल बने अध्यक्ष तो ब्रिटिश सरकार को इससे डर लगने लगा, कांग्रेस से। पहले तो कांग्रेस को कई उपहासों से नवाजा गया, लेकिन बाद में जब देखा गया कि अब ब्रिटिश अधिकारी भी लगातार एओ ह्यूम के बाद देखिएगा एक दूसरे यूरोपियन जो थे, माने पहले यूरोपियन ऑफिसर के रूप में ह्यूम के बाद, ह्यूम भी चूंकि आईसीएस अधिकारी थे, सरकार में ऑफिसर थे, दूसरे ऑफिसर चले गए। तो जब ये आ गए तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कांग्रेस की विचारधारा से अभिप्रेरित होकर हमारे ऑफिसर्स ही ना कांग्रेस का साथ देने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया कि अब के बाद कोई भी ऑफिसर कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं भाग लेगा, इसको भी लिख दीजिए।
ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों को अधिकारियों को अधिवेशन पर जाने से मना कर दिया। ठीक है, अधिकारियों को अधिवेशन पर जाने से मना कर दिया, मना कर दिया। लास्ट पॉइंट विशेषता में लिखिए, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा विकास, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा विकास के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष यूल थे। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा विकास के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष यूल थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, 1889 बंबई, बंबई विलियम वेडरवर्न, विलियम वेडरवर्न, विलियम वेडरवर्न, वेडरवर्न। अब आप देख पा रहे होंगे कि लगातार क्या है, सरकार की मनाही के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर कांग्रेस में आ रहे थे। सरकार की चिंता फिर बढ़ने लगी और ऊपर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एओ ह्यूम की जीवनी लिखी। पहली विशेषता में लिखिए, एओ ह्यूम की जीवनी लिखी, जीवनी लिखी। प्रथम बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, प्रथम बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने हिस्सा लिया। ठीक है, लगान नीति में सुधार की मांग की, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, छठा नंबर, सिक्स्थ में लिखिए 1890 कलकत्ता, कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। विशेषता में लिखिए, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, प्रथम महिला स्नातक, इसको टिक करके रख लीजिए, पूछेगा। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने कांग्रेस को संबोधन दिया, कांग्रेस को संबोधन दिया, संबोधन दिया। ठीक है, संबोधन दिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो सुधार के लिख दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर पूर्ण विराम लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, परमानेंट मना कर दिया कि इसके बाद जो जाएगा उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, और आपने 6 तक लिख लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखवाते हैं।
लिखिए 8वां 1892, 8वां 1892, 1892 इलाहाबाद। WC बैनर्जी, मुद्रा नीति में सुधार किया। ठीक है, मुद्रा नीति में सुधार किया। नेक्स्ट 9वां 1893, 1893 दादा भाई नौरोजी लाहौर। इसमें लिख दीजिए सूती कपड़ा से टैक्स हटाना, सूती कपड़ा से टैक्स हटाना, कॉमा सिविल सर्विस यूनियन की स्थापना, सिविल सर्विस यूनियन की स्थापना और बेगार प्रथा से मुक्ति, बेगार प्रथा से मुक्ति। अब इसके बाद सीधा लिखिए 12वां 12th, जो काफी महत्वपूर्ण है। डबल टिक करके 12वां को रखिए, पूछा गया है। 12वां लिखिए 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, अब इसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य हुआ जो इंपॉर्टेंट है, जिसे आज हम राष्ट्रगीत कहते हैं, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से संकलित है, वंदे मातरम, उसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में यही गाया गया था। इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, लिखिए इसमें बंकिम चंद्र के आनंद मठ से संकलित, बंकिम चंद्र के आनंद मठ से संकलित संकलित वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला सयानी थे। इसको हर हाल में याद रखेंगे। इसी में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए प्रांतों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की मांग, प्रांतों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की मांग, प्रांतों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की मांग। और तीसरा भी लिख दीजिए, शिक्षा विभाग में भारतीयों की स्थान बढ़ाने की मांग, स्थान बढ़ाने की मांग। बढ़ाने की मांग। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, 1903 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 19वां 19th 1903 ये पूछ सकता है। 1903 लाल मोहन घोष, उन्नीस सौ तीन। ठीक है, लिख लिया, मद्रास में लिख दीजिएगा, लाल मोहन घोष, मद्रास। हम सभी ने देखा था कि विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, उसका विरोध किया गया इसमें, तो इसमें लिख दीजिए विशेषता में विश्वविद्यालय एक्ट वापस करने की मांग और गोपनीयता कानून वापस करने की मांग।
गोपनीयता कानून वापस करने की मांग। ठीक है। 1904 नेक्स्ट 20वां अधिवेशन बंबई। 1904 20वां अधिवेशन बंबई। हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन। एक लाइन लिख देंगे, लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध किया। ठीक है। अब चूंकि मैंने हेडिंग लिखवा दिया था कि हम उदारवादी चरण को ही अभी देख रहे हैं, यानी 1885 से 1905 के बीच जो टॉप अधिवेशन हुए जिसके उत्तम परिणाम निकले उसी को हम देख रहे हैं। 4 तक तो हमने देख लिया, अब लास्ट लिखिए 1905 उदारवादी का लास्ट। 21वां अधिवेशन बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। दोबारा लिख लीजिए, 21 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। लिख दिया। इसकी विशेषता को लिखिए। पहला, गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया। गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया। ठीक है, विपक्ष का नेता कहा गया। नेक्स्ट, गोखले ने बंगाल विभाजन की आलोचना की। गोखले ने बंगाल विभाजन की आलोचना की। आलोचना की। आलोचना की। और तीसरा, आप लोग बताएंगे किस सोसाइटी की स्थापना गोखले ने की थी। जल्दी लिखवा दिए हैं ये सब, कहां जवाब मिल रहा है। गोखले ने कौन सी संस्था बनाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। लिख दीजिए, गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव 1905 में रखी। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव 1905 में रखी। 1905 में रखी। ठीक है, अगला पॉइंट, पहली बार स्वराज की चर्चा हुई। पहली बार स्वराज की चर्चा हुई। पहली बार स्वराज की चर्चा हुई। स्वराज का नारा किसने दिया था आगे चलकर? होम रूल के समय बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पहली बार स्वराज की चर्चा हुई। नेक्स्ट, अगला बिंदु। अब एक बात याद रखेंगे, गांधी जी के गुरु कौन थे? माइक ऑन करके बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा के थे? उदारवादी थे। लेकिन उदारवादी होकर गोखले ने पहली बार आक्रामक विचारधारा पेश किया, उग्रवादी होने की बात की पहली बार। नाराज हो गए थे बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, रहा नहीं गया, तो लिख दीजिए इसको भी। देखिए, उदारवादी होकर भी गोखले ने आक्रामक आंदोलन की बात की। उदारवादी होकर भी गोखले ने आक्रामक आंदोलन की बात की। आक्रामक आंदोलन की बात की। ठीक है, बात की। अब देखिए, कांग्रेस के स्थापना के भी अब कितने साल हो चुके हैं? 20 साल हो चुके हैं, 21वां साल है अब 1905 में। तो अब कांग्रेस जाके एक स्टेबल संस्था बन गई। जो उसका उपहास उड़ाया जा रहा था, उपहासों से मुक्त हो गई। अब उसको कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं कह सकता था, तरित चालक नहीं कह सकता था। ठीक है,
तो लिख दीजिए पहली बार कांग्रेस ने अस्थायी संस्था का रूप लिया। पहली बार कांग्रेस ने अस्थायी संस्था का रूप लिया। इसको ध्यान में रखेंगे। हेडिंग में लिखिए कांग्रेस की कार्य पद्धति, काम कैसे करती थी। ब्रैकेट में लिखिए 4P का सिद्धांत। फोर पी का सिद्धांत कभी नहीं भूलेंगे। 4P का सिद्धांत। पहला था प्रे, दूसरा था पेटिशन, प्रे, पेटिशन, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोग्राम, और एक अपने तरफ से लिख लीजिए अलग से प्रेस। वैसे 4P ही महत्वपूर्ण है, 4P को याद रखना है। प्रेस, सबका हिंदी भी लिख लीजिए। प्रे, पेटिशन, प्रोग्राम, प्रोटेस्ट और प्रेस। प्रेस को सबसे अलग रखिए। प्रे मतलब लिखिए प्रार्थना पत्र। पहले सरकार से कुछ भी बोलने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपती थी, जैसे आज हम करते हैं। सरकार से कोई संगठन अपनी बात को मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र देता है और डेलीगेशन की टीम मिलने के लिए जाती है। हाँ, प्रे और पेटिशन एक में ही लिख दीजिए। प्रे माने भी प्रार्थना है, पेटिशन माने भी प्रार्थना पत्र है, दोनों में एक ही लिख दीजिए प्रार्थना पत्र। पहले प्रार्थना बोलकर करती थी, उसके बाद पत्र लिख कर देती थी। जैसे आज भी देखिएगा कोई परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो पहले क्या करते हैं, पहले सरकार के साथ प्रार्थना वार्ता किया जाता है, जब सरकार नहीं मानती है तो प्रोटेस्ट किया जाता है। तो दोनों एक ही है, बस एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। अब अगला क्या है, प्रोटेस्ट, प्रतिरोध, प्रतिरोध करना। उसके बाद कार्यक्रम, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, और प्रेस मतलब प्रेस, मीडिया का प्रयोग लास्ट में। ठीक है, एक ही रहेगा। प्रार्थना और प्रार्थना पत्र कर दीजिए अधिक दिक्कत हो तो, लेकिन वही है, पहले मौखिक प्रार्थना होगी, पहले बोलकर, उसके बाद नहीं माना तो लिखकर, नहीं माना उसके बाद तो फिर क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा, उससे भी नहीं माना तो प्रोग्राम, कहीं सभा का आयोजन करेंगे जैसे जालियांवाला बाग का सभा, और उससे भी नहीं माना गया तो उसके बाद मीडिया को बुलाएंगे। लेकिन लड़ाई करने के पक्ष में नहीं थे 1905 तक, इसीलिए 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, अब लिखिए कांग्रेस की उपलब्धियां। कांग्रेस की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धि रही कांग्रेस की उपलब्धियां। देखिए इतिहास गवाह है इस चीज का कि जब से ब्रिटिश पद्धति भारत में आई है और आज भी चल रही है, तो जब भी किसी पार्टी को लॉन्च होना होता है तो वह साम्राज्यवाद की अथवा शासन की अर्थशास्त्रीय व्याख्या करती है, क्योंकि अर्थ एक ऐसा विषय है जिस विषय पर किसी को भी झुकाया जा सकता है। आज इसका उदाहरण बिहार है, आप देखिएगा बिहार में एक नई पार्टी आई है, वो हर एक बिंदु पर क्या कर रही है, अर्थशास्त्रीय व्याख्या कर रही है, धन निष्कासन, लेबर के निष्कासन के सिद्धांत को दिखा रही है। तो यह चूंकि आज से शुरू हुई पद्धति नहीं है। जब भी देखिएगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, हाँ मैं प्रशांत किशोर की ही बात कर रहा हूं, तो आप देखिएगा अर्थशास्त्रीय व्याख्या की जा रही है। दिल्ली में जिस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार नई नई आई थी, उन्होंने भी अर्थशास्त्रीय व्याख्या की थी। और आज देखिए कि आज जब कई दशक के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, तो बीजेपी की सरकार ने उससे भी बड़ी अर्थशास्त्रीय व्याख्या की है। कहा है कि एक योजना दिखाती है बीजेपी और कहती है कि इस योजना में खर्च 3 करोड़ और इसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्च 25 करोड़ हुए। ऐसे अर्थशास्त्रीय व्याख्या की जा रही है। तो पहली बार कांग्रेस ने इस देश को यह बताया कि किस तरह से धन निष्कासन हो रहा है, भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है, और साम्राज्यवाद की पूर्णतः अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। तो पहला पॉइंट में यही लिखिए, साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्या की, फर्स्ट पॉइंट।
साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। अब आगे से मैं किसी दल का नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार में एक नियम भी है, यदि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आपको किसी भी राजनैतिक पक्ष को की तरफ बाइस नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है। तो ये तो हम पढ़ाने के क्रम में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जो बीत चुका है उसकी चर्चा तो हो सकती है, इतिहास की चर्चा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में किसी दल की तरफ हम बाइस नहीं हो सकते, अपनी विचारधारा नहीं रख सकते। आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया कि अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। दूसरा लिखिए, संवैधानिक सुधार हुआ। संवैधानिक सुधार हुआ जिसके तहत भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक चीज, जब संविधान पढ़ेंगे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें बजट शब्द की चर्चा है। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार 61 के एक्ट में भारत के लिए बजट की बात की गई, लेकिन बजट पर वाद विवाद का अधिकार नहीं था। 1861 के बाद जब 92 का एक्ट आया, तो 92 का एक्ट कांग्रेस की स्थापना के लगभग 7 साल के बाद आया, तो इसमें पहली बार कांग्रेस की मांग पर बजट पर बहस का अधिकार दिया गया था। बजट पर बहस किया जा सकता है, वरना बजट पर बहस का अधिकार आरंभ में नहीं था। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हमने लिखा है कि 1892 का एक्ट लाया गया। लिखिए इसमें, लिखिए जिसके द्वारा वायसराय की विधायी और प्रांतीय परिषद में, वायसराय की विधायी और प्रांतीय परिषद में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, बढ़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इसमें कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकते थे। इसमें कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकते थे, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। ध्यान रखेंगे, इंडियंस भी अपने मेंबर भेज सकते थे वायसराय के परिषद में, लेकिन ज्यादा मेंबर किसके थे? सरकार की तरफ से थे, जो पूर्व निर्धारित थे। तो हमारा वर्चस्व तो कम था, लेकिन एक जो बड़ी बात इसमें रही वो रही कि बजट पर वाद विवाद का अधिकार दिया गया, बहस का अधिकार दिया गया, जिससे देश का हित होना था। देखिए बजट पर बहस करने का अधिकार इसी एक्ट में दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार इसी एक्ट में दिया गया, इसी एक्ट में दिया गया। ठीक है, दिया गया। एक लाइन और लिख लीजिए। अब देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया को एक आईना दिखाता है। वह दिखाता है पहली बार कोई ब्रिटेन को हरा सकता था, सीख देता है हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो उसमें एक नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी हमारे प्रतिनिधियों को नहीं रखोगे तो टैक्स नहीं देंगे। तो ये नारा यहां भी दिया गया। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रतिनिधि यदि भारत के रहेंगे तभी भारत की आवाज उठाई जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु नोट में लिखिए, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। देखिए, पहली बार 1905 के 5 में, पहली बार 1905 में कांग्रेस के मंच से गोखले ब्रैकेट में अध्यक्ष, पहली बार 1905 में कांग्रेस के मंच से गोखले ब्रैकेट में अध्यक्ष, और 1906 में दादा भाई नौरोजी ब्रैकेट में अध्यक्ष ने स्वशासन या स्वराज के दावे को, स्वशासन या स्वराज के दावे को ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर प्रस्तुत किया। इसकी चर्चा हम अभी कर भी चुके हैं अधिवेशनों में। पहली बार स्वराज शब्द उठाया गया यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से छूट गया है? प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। ठीक है, दूसरा लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, अगला पॉइंट नोट नंबर 2 में आयरलैंड के तर्ज पर, आयरलैंड के तर्ज पर, आयरलैंड के तर्ज पर स्वशासन अथवा स्वराज की मांग एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट ने की। आगे चलेंगे। एक सिद्धांत है जो धन निष्कासन के विषय में है, काफी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए बेरी आयोग, ब का र दीर्घिकार, बेरी आयोग एक विशेष आयोग था। बेरी आयोग एक विशेष आयोग था जो धन निष्कासन के मुद्दे की जांच के लिए स्थापित हुआ था। धन निष्कासन के मुद्दे की जांच के लिए स्थापित हुआ था। इसको कभी नहीं भूलेंगे, बेरी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांग्रेस ने आरंभिक चरणों में किसानों को सूदखोर के चंगुल से बचाने के लिए, सूदखोर के चंगुल से बचाने के लिए कृषि बैंक की मांग की। ठीक है, कृषि बैंक की मांग की। कृषि बैंक की मांग की। एक आध और उपलब्धि लिख लीजिए। कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। पुलिस सुधार की मांग की। पुलिस सुधार की मांग की। पुलिस सुधार की मांग की। ठीक है, ये सब थी मुख्य बातें, उपलब्धियां। लिख लीजिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, देखिए नाटू बंधुओं को बिना किसी मुकदमा चलाए, नाटू बंधुओं को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया। अंडमान जेल भेज दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, रजनी पाम दत्ता ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि रजनी पाम दत्ता ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से लड़ाई भी लड़ती है और सहयोग भी करती है। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से लड़ाई भी लड़ती है और सहयोग भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रजनी पाम दत्ता को अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाएगा। नाटू बंधुओं के बारे में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दो भाई थे, एक रामचंद्र नाटू और एक उनके भाई थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1896 में 1896 में महाराष्ट्र और पूना में 1896 में महाराष्ट्र और पूना में विदेशी वस्तुओं के विरोध में आंदोलन चलाए गए।
ठीक है, विदेशी को ब्रिटिश कर दीजिए, ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध में आंदोलन चलाए गए। आंदोलन चलाए गए। ठीक है, बंगाल विभाजन में तो उसकी देखिएगा चरम देखने को मिलती है। बंगाल विभाजन में क्या हुआ, विदेशी वस्त्र जला दिए गए, विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जमींदार, भूस्वामी, जमींदार, भूस्वामी, भूस्वामी और राजा महाराजाओं ने शुरू से लेकर अंत तक ब्रिटिश का समर्थन किया। जमींदार, भूस्वामियों और राजा महाराजाओं ने शुरू से लेकर अंत तक ब्रिटिश का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, 1893 में विलियम वेडरवर्न, 1893 में विलियम वेडरवर्न, यहां से लिख लेंगे वेडरवर्न, एवं डब्ल्यू.एस. केन ने, एवं डब्ल्यू.एस. केन ने भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए, भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। ठीक है, अगला टॉपिक लिखकर छोड़ दीजिए, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917। हम बंगाल विभाजन से अगली क्लास को देखेंगे 1905 से, और चंपारण तक ले जाएंगे। अगली क्लास में बूस्टर फैक्ट्स भी लिखेंगे पूरे चैप्टर का, और टेस्ट सीरीज को भी देखने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा फिर कल ली जाएगी, और कल इस खंड को समाप्त करके हम गांधी युग में चले जाएंगे। और गांधी युग आधुनिक भारत का अंतिम टॉपिक है, जिसको समाप्त करने के बाद इसका टेक्निकल अंत माना जा सकता है 1947 में आते आते। उसके बाद का जो खंड है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के रूप में जोड़कर भारत के साथ देखते हैं। क्लास को विराम दिया जाए। सभी को शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।